जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमी जीएस में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। साथियों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। उम्मीद करते हैं आप लोग पिछली क्लास को जरूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, आज आप सभी के बीच में 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये 20 नहीं 30 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और आप सभी लोग क्वेश्चन का जवाब करिएगा। कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप सभी लोग इसका जवाब करिए, क्या आंसर होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, मैं पढ़ता हूँ और आप लोग इसका जवाब करिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। कौन सा आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? अनुच्छेद 40, 44, 48 या 50। तो बताइए साथियों, पहले क्वेश्चन का क्या आप लोग जवाब करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, मैं चारों ऑप्शन को एक एक करके आपको पहले समझा देता हूं, फिर इसका जवाब देता हूं क्या इसका आंसर होगा। आर्टिकल 40 में देखिए, ये डीपीएसपी से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित ये सारे आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 40 में साथियों ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित की बात की गई है। और ध्यान से देखेंगे आर्टिकल 44 में यही आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर ध्यान से देखिएगा आर्टिकल 48, यह भी आपके एग्जाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका 44 है। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 48 जो है कृषि पशुपालन से संबंधित है। और आर्टिकल 50 की बात की जाए तो यह कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने का काम करता है। साथियों, न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करने का काम आपका आर्टिकल 50 करता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो फर्स्ट का आपका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग चारों ऑप्शन को समझ गए होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब करिए क्या इसका आंसर होगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र मानी जाने वाली नदी कौन सी है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या कह रहा है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र मानी जाने वाली नदी कौन सी है जिसे नदीतमा कहा गया है? यहाँ पहले पूछ रहा है कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है और जिसको नदीतमा कहा गया, गंगा, सिंधु, सरस्वती या यमुना। साथियों, जब आप लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे गंगा, सिंधु, यमुना का बहुत ही कम उल्लेख किया गया है, लेकिन वहां पर सरस्वती नदी का सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है। और इसी सरस्वती नदी को साथियों नदीतमा भी कहा जाता है। तो थर्ड आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूं आप सभी को पीपीटी अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चन के साथ साथ इसमें फिगर भी, चित्र को भी दर्शाए हैं कि जिसे देखने में भी अच्छे लगे, पढ़ने में भी आप लोगों को समझ में आए। देखिए यहाँ पर ए जियोग्राफी से क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर। सरकम पेसिफिक बेल्ट को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, सरकम पेसिफिक बेल्ट को आमतौर पर किस नेम से जाना जाता है? रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागरीय खाई, मध्य महाद्वीपीय पेटी या सुनामी प्रवण क्षेत्र। यहाँ पर देखिएगा साथियों, सरकम पेसिफिक बेल्ट की बात की जाए इसे आमतौर पर रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। साथियों, क्या रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है? तो आपका थर्ड का इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया यह भी आप लोग नोट करते जाइएगा और लास्ट में जरूर मुझे बताइएगा। और क्वेश्चन कैसा रहा यह भी एक बार जरूर आप लोग बताया करें। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसका जवाब करिए क्या इसका जवाब होगा। ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या एक्सोस्फियर? बताइए क्या आप लोग इसका जवाब करेंगे। ओजोन परत की बात की जाए, मैंने कल की क्लास में आपको ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल के बारे में बताया था कि मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं आपका क्षोभ मंडल में होती हैं। लेकिन ओजोन परत की साथियों बात की जाए तो यह आपका स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पर? तो समताप मंडल में पाया जाता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा।
और ओजोन परत की कुछ विशेषताएं देख लीजिए। क्या ये सूर्य से आने वाले जो यूवी रेज होते हैं, क्या जो पराबैंगनी किरणें सूर्य से आती हैं उसे पृथ्वी पर आने से रोकने का काम आपका ओजोन परत करता है, और इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में फॉर्मूला पूछ ले, इसका फॉर्मूला O3 होता है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और कुछ इस तरह से आपका पृथ्वी के क्या होते हैं, मंडल होते हैं, आप देख सकते हैं ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या एक्सोस्फीयर, कुछ इस तरह से बटे होते हैं। आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसका नंबर कब आएगा, कौन सी। यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर में साथियों मैंने आपको बता दिया, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं, और सप्ताम मंडल में ओजोन परत पाए जाते हैं, और जो वायुवांश जो है कहाँ पर चलते हैं, तो स्ट्रेटोस्फीयर में ही चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बाकी आपका मध्य मंडल, वायुमंडल नेक्स्ट क्लास में बताए जाएंगे। आइए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब करिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री, संसद या राष्ट्रपति, कानून मंत्री? बताइए क्या इसका आप लोग जवाब करेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति साथियों ध्यान से पढ़िएगा, तो आर्टिकल 124 के अंतर्गत किया जाता है। कहाँ पर? तो आर्टिकल 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, और इनकी नियुक्ति करने का काम साथियों राष्ट्रपति करते हैं। कौन? तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करने का काम करते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रपति क्या करते हैं, मुख्य और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। मुख्य और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से ही इनका नियुक्ति किया जाता है। और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, और कानून मंत्री जो होते हैं इनकी भी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो एक बार क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। तुर्कान ए, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुर्कान ए चिहलगामी, जिसे ये चालीसा दल भी बोला जाता था, जिसको तुर्कान ए चिहलगामी का गठन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था? बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रजिया सुल्तान? आप लोग क्या इसका जवाब करेंगे बताइए। तुर्कान, कल की क्लास यदि आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको कल की क्लास में जब सिजदा और पैबोस पढ़ा रहा था, उसी समय मैंने चालीसा दल के बारे में भी आपको बताया। तो वहां से यदि आप लोगों ने ध्यान से क्लास को देखी होगी तो आप लोग इसका उत्तर कर पाएंगे कि मैंने आपको बताया इसका गठन भी बलबन के द्वारा ही किया गया था। साथियों इसका गठन भी आपका बलबन के द्वारा ही किया गया था, इसे आप लोग ध्यान देंगे। कुछ इस तरह से 40 लोगों का दल होता था जिसका गठन बलबन के द्वारा किया गया। तो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब करिए। क्या इसका जवाब होगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, क्या बोल रहा है, कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती या कावेरी? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इसमें से जितनी भी नदियों दिए गए हैं इसमें से मात्र एक नदी जो है आपका पश्चिम की ओर बहेगी और आपका अरब सागर में गिरेगी। मुख्यतः बहुत सारी नदियां आपका बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन कुछ नदियां जो होती हैं वो आपके अरब सागर में गिरती हैं। कौन कौन सी, मैं एक एक करके नाम बताता हूँ। पहले इसका आंसर जान लीजिए, ताप्ती नदी होगा। ताप्ती नदी आपका क्या होगा, पश्चिम की ओर बहती है और आपका अरब सागर में गिरती है। ताप्ती के साथ साथ साथियों जानिएगा आप लोग कौन सा नदी, तो नर्मदा नदी। नर्मदा की बात की जाए, यह भी आपका अरब सागर में गिरती है और पश्चिम की तरफ बहती है। और ध्यान दीजिएगा, नर्मदा, ताप्ती, उसके बाद माही नदी हो गया, माही को लिख लीजिए। इसके बाद एक नदी और आपका होता है साबरमती। इस 4 नदियां होती हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। इन चारों नदियां कहाँ गिरती हैं, तो आपका बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं और ये आपका पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। साथियों क्या, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं ये चारों नदियां। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब आपका बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे।
8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग जवाब दीजिए क्या इसका आंसर करेंगे। बॉम्बे हाई भारत में किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाई पूछा जा रहा है, भारत में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क या तांबा? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, बॉम्बे हाई की बात की जाए तो यह भारत में पेट्रोलियम के लिए फेमस है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए फेमस है। तो आप लोग बी ऑप्शन इसका करेक्ट करेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका 8 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आप लोग इसका जवाब करिएगा। वर्ष 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ समझौता, जिसे हम लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, तो यह क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2016 का प्रसिद्ध लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, नरम दल और ब्रिटिश सरकार, स्वराज पार्टी और कांग्रेस? तो ध्यान से साथियों देखेंगे, यदि यहाँ पर पूना पैक्ट की बात की जाती तो हम गांधी और अंबेडकर के बीच कहते हैं, लेकिन यहाँ पर 1916 का लखनऊ समझौता की बात की जा रही है साथियों। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? यह समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ध्यान से समझिएगा, यह समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था और इसकी अध्यक्षता की बात की जाए, इसे 1916 का प्रसिद्ध जो लखनऊ समझौता हुआ कांग्रेस अधिवेशन में, इसकी अध्यक्षता पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, अंबिका चरण मजूमदार, नाम नोट कर लीजिएगा, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। और एक चीज और नोट करिएगा, और इसी 1916 में समझौते में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का मिलन हुआ था, जो 1907 में बिखर गए थे। इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको पढ़िए और आप लोग जवाब करिए। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? इमरजेंसी प्रोविजंस की बात की जा रही है साथियों। इमरजेंसी जो है कहाँ से लिया गया है, सीधा सीधा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो भारतीय संविधान में जो आपातकालीन उपबंध है, जो आर्टिकल 352 से लेकर के साथियों क्या आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक आता है। कहाँ पर? 360 के बीच यह आता है, इसे ध्यान दीजिएगा। यह आपके जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे चल करके मैं सारा वो आपातकालीन आपको एक एक करके मैं करा दूंगा अगली क्लास में कि आपातकाल कौन कौन से होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल होता है आपका आर्टिकल 352 में लगाया जाएगा, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में, और आर्टिकल 360 में आपका वित्तीय आपातकाल लगाए जाते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। तो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसे बात किया जाए तो भाग 18 में रखा गया है। यदि भाग आपसे पूछ ले कभी कभी कि कौन से भाग में है, तो भाग 18 में रखा गया है, आर्टिकल 352 से 360 के बीच आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। इस चारों ऑप्शन से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस चारों ऑप्शन से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप लोग इसका जवाब कीजिए। दोदा बेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी या गुरु शिखर? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाएगी तो आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है साथियों, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अब दोदा बेटा के बारे में जानिएगा। दोदा बेटा की बात की जाए साथियों तो यह नीलगिरी पहाड़ी, जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और महेंद्रगिरी की बात की जाए साथियों तो महेंद्रगिरी की बात की जाए तो यह पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी है। पूर्वी घाट की साथियों क्या है? प्रमुख चोटी है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और उससे इम्पोर्टेंट आप लोग गुरु शिखर के बारे में ध्यान दीजिएगा साथियों। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। इस चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। अरावली पूछा जाए तो गुरु शिखर हो जाएगा, पूर्वी घाट की बात की जाए तो महेंद्रगिरी करेंगे, और दक्षिण भारत की बात की जाएगी तो अनाईमुड़ी करेंगे, और नीलगिरी पर्वतमाला की बात की जाएगी तो दोदा बेटा करेंगे। इसे आप लोग ध्यान देंगे और इसका 11 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा।
12 नंबर क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर करिए, क्या इसका जवाब होगा। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। पहले तो क्या मिला, गीत गोविंद के रचयिता कौन होंगे, जयदेव हो गए। इससे आपका पहला क्वेश्चन तैयार हुआ कि गीत गोविंद के कवि रचयिता पूछा जाएगा तो आप जयदेव करके आएंगे। और दूसरा चीज, 21 शासक के दरबारी कवि थे, लक्ष्मण सेन, धर्मपाल, हर्षवर्धन या कनिष्क। तो ध्यान दीजिएगा, गीत गोविंद के जो रचयिता जयदेव थे ये आपके लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब रचयिता की बात की जाएगी तो जयदेव करेंगे, और किसके दरबारी कवि थे, तो लक्ष्मण सेन के थे। आपका 12 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। जो चीज़ ना समझ में आए तो लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में उसे ऐड करके फिर से आपको समझा दूंगा। देखिए, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, इसका जवाब दीजिए। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, प्रधान मध्य रेखा। साथियों ध्यान दीजिए, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन कराया था, वहां पे मैंने इसके बारे में बताया था, फिर भी मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। ये देखिए आपका ग्लोब है, और यही रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। और ऊपरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और निचले वाले भाग को हम साउथ पोल बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। और इसी को हम लोग इक्वेटर लाइन या काल्पनिक रेखा या भूमध्य रेखा, जो भी बोलिए आप लोग, इसी को बोलते हैं। यही आपका होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मकर रेखा की बात की जाए तो 23.5 अंश इसके नीचे आ जाएंगे, जो 23.5 अंश जो होता है यहाँ पे दक्षिणी को हम लोग मकर रेखा बोल देंगे, और 23.5 अंश उत्तर को हम लोग क्या बोल देंगे, जब जाएंगे ये आपका कर्क रेखा हो जाएगा। इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब करिए, क्या इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त की गई है। आर्टिकल 52, 72 या आर्टिकल 61 या आर्टिकल 123। एक एक करके सभी आर्टिकल को समझिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये चारों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए आर्टिकल 52 में ही कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसी आर्टिकल के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति को बनाया जाता है। फिर देखिए कि आर्टिकल 72 में ही भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त की गई है। इस तरह आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल 61 भी समझ लीजिए, ये आपके महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति का जो महाभियोग प्रक्रिया है इसी आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है। और आर्टिकल 123 यह राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है। चारों ऑप्शन आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब करिए। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पर कह रहा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था और जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। साथियों मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। उसकी हत्या करके वह अंतिम शासक साथियों बृहद्रथ था। नाम याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बृहद्रथ था, यही इसकी हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो 15 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और आप लोग इसका जवाब करिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। इसके साथ साथ मुझे आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा माजुली नदी द्वीप कौन से स्टेट में है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या सिंधु नदी। 16 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या जवाब कर रहे हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप की बात की जाए जो माजुली है, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ध्यान से देखिएगा, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और राज्य की बात की जाए साथियों, मैं ही बता दे रहा हूँ, यह असम राज्य में स्थित है।
यह असम राज्य में स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्लास कैसी लग रही है एक बार जरूर कमेंट करके बताइए आप लोग, और अच्छी लगे तो क्लास को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसका जवाब करिए क्या इसका आंसर होगा। चंपारण सत्याग्रह जो आपके 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। पहले तो आपसे एग्जाम में पूछता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो यहीं से आप लोग याद रखिएगा 1917 में हुआ था। और यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को निमंत्रण किसने दिया आने के लिए चंपारण में, तो राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी या अनुग्रह नारायण सिंह। तो ध्यान दीजिएगा, राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर ही महात्मा गांधी ने चंपारण में आया था और यहीं से चंपारण सत्याग्रह को शुरुआत किया था। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या इसका जवाब होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब करिए क्या जवाब करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय पवन का उदाहरण है जो उत्तर भारत के मैदानों में गर्मियों में चलती है। वर्तमान समय में जो गर्मियों में क्या चलता है, ध्यान दीजिएगा, जो अप्रैल मई जून के महीनों में उत्तर भारत में कौन सी हवाएं चलती हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। चिनूक बोलते हैं, मिस्ट्रल बोलते हैं, लू बोलते हैं, हरमट्टन बोलते हैं। तो साथियों वर्तमान समय को रिलेट करके भी आप लोग जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग उत्तर भारत के रहने वाले हैं और उत्तर भारत के मैदानी भाग में क्या चलता है, तो लू चलता है। यहाँ पर न चिनूक चलेगा, न मिस्ट्रल चलेगा, न हरमट्टन चलेगा, बढ़िया लू चलेगा जो गरम गरम हवा देता है। तो आप लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 9। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाएगा। भाग 2 में आपका नागरिकता आता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, और भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में के संविधान को भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार से संबंधित है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। बात किया जाए आर्टिकल की, तो आर्टिकल 12 से लेकर के साथियों कहाँ तक, तो बताइए आर्टिकल 12 से लेकर के 32 तक ये आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है और आपका भाग 3 के अंतर्गत रहता है, और इसी को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या जवाब करेंगे, इसे आप लोग बताइए। प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक के द्वारा कराया गया था। यहाँ पर पूछा जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। चोल वंश, चंदेल वंश, राष्ट्रकूट वंश या पल्लव वंश। बताइए क्या इसका जवाब करेंगे। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक के द्वारा कराया गया था। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, चंदेल राजवंश के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो 20 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या आप लोग इसका जवाब कर रहे हैं। 21 नंबर, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। काली मिट्टी ब्लैक सॉइल को अन्य किस नाम से जाना जाता है और यह किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। खादर मिट्टी, रेगूर मिट्टी, बांगर मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। देखिए खादर मिट्टी जिसे धान के लिए बताया गया है, रेगूर मिट्टी कपास के लिए, बांगर मिट्टी गेहूं, लेटराइट मिट्टी चाय। तो काली मिट्टी को किसी अन्य नाम से क्या, तो काली मिट्टी को साथियों रेगूर मिट्टी भी बोला जाता है, और काली मिट्टी साथियों कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इसे आप लोग ध्यान देंगे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। खादर मिट्टी को साथियों हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। खादर मिट्टी का एक अन्य नाम भी याद रखिएगा, इसे जलोढ़ मिट्टी भी बोला जाता है, आप लोग याद रखेंगे। और रेगूर मिट्टी काली मिट्टी होती है जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है। अब जल्दी जल्दी आप लोग जवाब करिए क्वेश्चन का क्या आंसर होगा।
संसदात्मक शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद का अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका शक्ति की बात की जा रही है। जब संवैधानिक कार्यपालिका शक्ति की बात की जाती तो हम राष्ट्रपति को करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब वास्तविक की बात की जाएगी तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, संसदीय में यदि संवैधानिक प्रमुख पूछा जाता है तो हम राष्ट्रपति को करते हैं, और वास्तविक प्रमुख पूछा जाए साथियों तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब करिए। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक भारत में किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मेयो? 23 नंबर क्वेश्चन में क्या आप लोग आंसर कर रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक की बात की जाए साथियों तो यह आपका लॉर्ड रिपन थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? ध्यान दीजिएगा, सुंदरवन डेल्टा में मुख्य रूप से किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं जिसके कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा? ध्यान से पढ़िएगा, जो सुंदरवन डेल्टा होते हैं मुख्य रूप से किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं जिसके कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा? सुंदरीय, पहला ऑप्शन सुंदरी जिसे मैंग्रोव भी बोलते हैं, चंदन या देवदार या सागौन? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन से ही आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। इसमें क्या पाए जाते हैं? सुंदरी या मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं जिसे इसे सुंदरवन नाम पड़ा। तो आप लोग का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का क्या आप लोग आंसर कर रहे हैं? निम्नलिखित में से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहा जाता है किसे? वन को, झील को, धान के खेत को या घास के मैदान को? ध्यान दीजिएगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात की जाए साथियों तो हम लोग धान के खेत को, क्योंकि धान के खेत को हम खुद लगाते हैं या खुद काटते हैं। घास जो है खुद अपने मर्जी से उपजता है, वन भी है अपनी मर्जी से होता है, झील भी अपने से होता है। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल नहीं है, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। लेकिन धान का खेत जो है एक प्रकार का आर्टिफिशियल है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब नेचुरल हैं। वन की बात की जाए ये भी नेचुरल है, झील की बात की जाए ये भी नेचुरल है, और घास के मैदान भी नेचुरल ही होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध त्रिरत्न सिद्धांत, जिसमें त्रिरत्न सिद्धांत में क्या क्या आएगा? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र किस धर्म की महिमा है या किस धर्म से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या पारसी धर्म? त्रिरत्न सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है। आपका किससे? जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें क्या बोला गया है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, यह आपके एग्जाम के लिए और महत्वपूर्ण है, इसे देखिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन आपके जलप्रपात से आता ही आता है। तो पूछ रहा है गरसोप्पा या जोग जलप्रपात जो भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर जोग जलप्रपात पूछे या गरसोप्पा जलप्रपात पूछे, ये किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ये आपका शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर स्थित है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक चीज और नोट करिएगा साथियों, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी की बात की जाए साथियों, यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात लिख लीजिएगा साथियों। धुआंधार जलप्रपात यदि पूछा जाए तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो अमेंडमेंट प्रोसेस है का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 352, 356, 360। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ये सब जो तीनों आर्टिकल हैं, या तीनों आर्टिकल की बात की जाए ये सब आपके किससे हैं? आपातकाल से संबंधित हैं। लेकिन आर्टिकल 368 की बात की जाए, आर्टिकल 368 ही आपका संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, जिसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कहाँ से लिए गए हैं, तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका। बाकी आपका तीनों जो आर्टिकल हैं यह क्या है? आपातकालीन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन,
वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ध्यान से पढ़िए, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग। 1905 में साथियों बंगाल विभाजन होता है। इसके बाद इसका बहुत विरोध होता है और आगे चल के 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया जाता है। और इसके समय विभाजन के समय वायसराय की बात की जाए साथियों तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय इसका वायसराय था और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और 1911 में एक काम और हुआ था, राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ से? कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए, कब? तो 1911 में दो काम हुआ था, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आप लोग जवाब करिए। किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंसेस से बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? बताइए। 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 9 नवंबर 2000। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश नामक संयुक्त प्रांत जो है इसका नाम आपका 24 जनवरी 1950 को बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो साथियों, आज का ये 30 क्वेश्चन था आपके यूपी टेट के लिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो विगत वर्षों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर आप लोग बताया करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।